जुड़वा बेटियों की शादी। सुमन और कुसुम दोनों जुड़वा बहनें थी। दोनों का रंग रूप यहाँ तक कि चेहरे भी एक जैसे थे। दोनों में ये पहचान पाना मुश्किल था कि कौन कुसुम है कौन सुमन। अरे ओ सुमन, सुनती क्यों नहीं? उठ, जाकर जल्दी से बर्तन धो दे। कुछ सीख अपनी बहन से, बेचारी सुबह से घर के कामों में लगी है और तुझसे बिस्तर ही नहीं छोड़ा जा रहा। अरे क्या माँ, तुम हमेशा ऐसे ही करती हो। मैं सुमन नहीं कुसुम हूँ। मैंने तो सुबह से सारे काम किए हैं। अब जाकर बैठी हो थोड़ी देर को। अच्छा माफ कर दे बेटा, एक तो शक्ल इस जैसी, ऊपर से तुम दोनों एक जैसे कपड़े भी पहन लेती हो। तू आराम कर। वैसे ही सुमन है कहाँ? मुझे नहीं पता माँ, होगी यही कहीं। लगता है फिर निकल गई घर से बाहर। घर आने दे से आज दिमाग ठिकाने लगाती हूँ इसका। ये राधा है, सुमन और कुसुम की माँ, जो अपने पति के देहांत के बाद अकेले ही दोनों बेटियों की जिम्मेदारी को उठा रही है। कई बार राधा भी कुसुम और सुमन में अंतर नहीं कर पा रही थी। असल में जिसे वो आराम करने को कह गई वो कुसुम नहीं सुमन थी, जिसने बड़ी ही आसानी से अपनी माँ को बेवकूफ बना दिया। अरे सुमन, तू यहाँ बर्तन धो रही है? चल अच्छा है, जल्दी से कर ले, फिर मेरे साथ खाना बनाने में मदद करना। ठीक है माँ, आप चलो मैं आती हूँ। एक मिनट, क्या कहा तूने? उफ, इस बदमाश ने मुझे फिर से पागल बना दिया। तू 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 कुसुम है ना? हाँ माँ, कोई बात नहीं, जाने दो। मैं ये बर्तन धो के खाना बनवा दूंगी आपके लिए। अरे ऐसे कैसे? तू कितना काम करेगी और ये महारानी क्या बस ऐसे ही पड़ी रहेगी? तू छोड़, बर्तन छोड़िए। राधा फौरन सुमन को बुलाने के लिए आती है, लेकिन सुमन पहले ही वहां से गायब हो चुकी थी। अब ये कहाँ गायब हो गई? अभी तो यहाँ पर थी। कहाँ जाएगी माँ? तुम्हारी डर से चली गई होगी, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। नहीं, आज मैं इसे घर में घुसने ही नहीं दूंगी। घर का एक काम नहीं करती, ऊपर से झूठ भी बोलने लगी है। जाने दो ना माँ, माना कि अपनी सुमन शरारती है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है वो। ये तो आप भी जानती हो ना। हाँ बेटा, लेकिन दुनिया दिल नहीं देखती, दुनिया आदतों से पहचानती है, खास करके लड़कियों की। यहाँ तो तू इसकी गलतियां ढांप लेती है, पर ससुराल में वहां कौन करेगा इसकी मदद? सब ठीक हो जाएगा माँ, मैं समझाऊंगी उसे, वो समझ जाएगी और सुधर भी जाएगी। कुसुम ने कई बार सुमन को समझाने की कोशिश की, लेकिन सुमन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे हमेशा से ही बिना कुछ किए आराम की जिंदगी चाहिए थी। ना तो उसका घर के कामों में मन लगता था और ना ही पढ़ाई लिखाई में। सुमन, क्या ये तेरी तो सप्लीमेंट्री आई है? ये कैसे हो गया? अब जो हो गया हो गया। सुन ना, तू इस बारे में मम्मी को मत बताना, ठीक है? नहीं, मम्मी से क्यों छुपाना? उन्हें तो बताना ही होगा। और तुम्हें सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरने के लिए फीस भी तो लेनी होगी। उसकी चिंता तू मत कर, फीस के पैसों का इंतजाम मैंने कर लिया है, और पास होने का भी। क्या मतलब, तेरे पास पैसे कहाँ से आए? और तू करने क्या वाली है? अरे वो मेरा दोस्त है ना सूरज, उसने सारी सेटिंग कर रखी है, सब हो जाएगा। बस तू मम्मी के सामने अपना मुंह बंद रखना, समझी? लेकिन सुमन, ये गलत है। आप भी मन है, तू मन लगा कर पढ़ाई कर, मैं तेरी मदद करती हूँ। चुप कर तू, और मम्मी के सामने भी चुप ही रहना तू। कुसुम सीधी सादी थी लेकिन बहुत समझदार थी। वो हमेशा सुमन की गलतियों को छुपा लेती थी और अपनी माँ राधा से कुछ भी नहीं कहती थी, क्योंकि वो राधा के संघर्ष को समझती थी और वो नहीं चाहती थी कि किसी भी कारण राधा को तकलीफ पहुंचे। दूसरी तरफ सुमन थी, जिसे ना तो अपनी माँ की तकलीफों का परवाह थी और ना ही अपने भविष्य की परवाह थी। वो तो बस आज में जीती थी, बीता हुआ कल और आने वाले कल की तो उसे कोई फिक्र ही नहीं थी। कुसुम वक्त के साथ और भी समझदार होती रही और सुमन और भी लापरवाह। मम्मी, मुझे शादी नहीं करनी, तुम मेरे लिए इन लड़के वालों से मना कर दो। ये क्या बोल रही है? सुमेश को तूने ही पसंद किया था ना, फिर अब क्यों मना कर रही है तू? वो इसलिए माँ, क्योंकि मुझे लगा था सुमेश से शादी के बाद सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, मैं अपनी मर्जी से जिंदगी जी पाऊंगी। लेकिन तुमने तो इस कुसुम को फिर मेरे पीछे लगा दिया। क्या जरूरत थी इसका रिश्ता सुमेश के छोटे भाई कुमेश से करने का? मैंने पहल नहीं की थी, उन लोगों ने खुद ही कुसुम को मांग लिया, तो मैं क्या करती? इतने अच्छे रिश्ते को मना कर देती क्या? इसमें बुराई क्या है? बल्कि तेरे लिए अच्छा है। कुसुम तेरे साथ रहेगी तो तुझे अच्छा बुरा बताती रहेगी। हाँ हाँ, मुझे पता है वो क्या करेगी, बात बात पर मेरी माँ बनेगी और मुझे ज्ञान देगी। सुमन और कुसुम का रिश्ता एक ही घर में तय हुआ था।
बड़े भाई सुमेश और कुसुम की शादी होने वाली थी और छोटे भाई कुमेश सुमन की शादी होने वाली थी। उनका परिवार बहुत ही अच्छा था। पूरे परिवार में पैसे होने के साथ साथ बहुत अच्छे संस्कार भी थे। सुमन को लगा था कि राधा उसकी शादी ना करने की धमकी की वजह से कुसुम की शादी वहां से तोड़ देगी, लेकिन जब ये नहीं हुआ तो मजबूरन सुमन को झुकना ही पड़ा और दोनों बहनें एक साथ एक ही घर की बहुएं बन गई। सुमन, ये ले, पूजा पर तू ये साड़ी पहन ले। ना, मैं नहीं पहन रही। शादी को पूरे 15 दिन हो गए और मेरा दिमाग खराब हो गया ये सब पहनते हुए। मैंने आज के लिए खास ड्रेस मंगवाई है ऑनलाइन, देख। अरे ये क्या है? तू पूजा पर ये ड्रेस पहनेगी? तेरा दिमाग तो ठीक है? दिमाग तेरा ठीक नहीं है जो मुझे यहाँ पर ज्ञान दे रही है। देख कुसुम, हम ट्विंस हैं, इस दिन ना कोई बड़ा था ना छोटा, लेकिन यहाँ पर रिश्ता बदल गया है। यहाँ मैं तेरी जेठानी हूँ, तू मेरी देवरानी, तो ज्ञान देने का काम मेरा है, समझी ना? चल अब जाए यहाँ से। सुमन की बात सुनकर कुसुम को बुरा तो लगा, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई। हालांकि उसके मन में बस एक ही डर था कि शाम को पूजा में क्या होगा। सुमन ने जैसा कहा था वो अपनी मॉडर्न ड्रेस पहनकर तैयार हो गई, लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकली, सॉरी, गलती से गिर गया। पता नहीं कहाँ ध्यान था मेरा। मुझे पता था, तेरा सारा ध्यान यही था कि तू कैसे मेरी इतनी अच्छी ड्रेस को खराब करेगी, जो तूने आखिर खराब करी थी। सच में कुसुम, मैं तुझे बहुत सीधा साधा समझती थी, लेकिन तू तो बहुत चालाक निकली और मुझे शक था कि तुम मुझसे जलती है, लेकिन आज तो साबित ही हो गया तुम मुझसे बहुत जलती है। अब मैं क्या पहनूंगी? मेरे पास एक यही तो ड्रेस थी। अरे तू चिंता मत कर सुमन, मैं तेरे लिए साड़ी लेकर आती हूँ, वही वाली जो तुझे पसंद थी और माँ ने मुझे दे दी थी। तू उसे रख ले और आज वही पहन ले। अब मेरा इतना बढ़िया ड्रेस खराब करके तू मुझ पर एहसान करेगी? तू रहने दे। जब तुमने मुझे वो साड़ी देनी थी तब तो देनी गई, आप दोगे मुझे वो साड़ी? सुमन को मजबूर होकर वो ड्रेस पहननी पड़ी। ये सच था कि कुसुम ने सब जानकर किया था, लेकिन उसने ये सब सुमन के भले के लिए किया था। आगे भी वो ऐसा ही करती रही। जब भी सुमन कोई गलती करती वो उसे सुधार देती और वो सुमन को किसी न किसी तरह बचा ही लेती थी, यहाँ तक कि वो सुमन की गलतियां अपने सर पर ले लेती थी। उफ, ये सब्जी में नमक कितना तेज क्यों है? और ये पराठे, ये भी कच्चे हैं। बहू, क्या है ये सब? सॉरी मम्मी जी, वो गलती हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। वो खाना कुसुम ने नहीं बल्कि सुमन ने बनाया था, जो पास खड़ी सुन रही थी लेकिन कुछ नहीं बोली। क्या जताना चाह रही थी तू कि तू बड़ी महान है, तो आज से तू ही खाना बनाएगी सबके लिए? सुमन ने ऐसा ही किया। उसने घर के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई और घर के सारे काम कुसुम करती थी। सुमन बड़ी चालाकी से कुसुम से घर का सारा काम करवा लेती और आखिर में खुद आगे रहकर सारा क्रेडिट ले लेती। दोनों बहनों की एक सी शक्ल होने की वजह से कोई भी उसकी चालाकी को नहीं समझ पाता था। फिर एक दिन, सुमन बेटा जाओ, गर्म पानी ले आओ अंदर से, मुझे अपने पैरों की सिकाई करनी है। पर मैं तो, अच्छा ठीक है मैं लेकर आती हूँ। उफ, इस बुढ़िया को भी अभी रुकना था मुझे। इतनी मुश्किल से तो सुमेश मुझे आज बाहर लेकर जा रहे थे, वो बाहर मेरा इंतजार कर रहे होंगे और वो लगता है लेट हो जाऊंगी। जल्दबाजी में सुमन का पांव फिसला और सारा गर्म पानी उसके ऊपर गिरने वाला था, लेकिन कुसुम ने उसे बचा लिया और सारा गर्म पानी कुसुम के चेहरे पर गिर गया, जिसकी वजह से उसका शरीर काफी हद तक जल गया। अब कुसुम बिस्तर पर थी और सुमन शर्मिंदा। कुसुम, तूने ये सब क्यों किया? मैंने तेरे साथ हमेशा गलत व्यवहार किया, फिर भी तूने मुझे बचा लिया। देख मेरी वजह से तेरी क्या हालत हो गई। कोई बात नहीं, मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा और तूने भी तो हमेशा वही किया जो तुझे ठीक लगा। सुमन, तू मुझसे कोई रिश्ता निभा या ना निभा, पर तू मेरे लिए मेरी छोटी बहन ही रहेगी। सुमन को अब जाकर अपनी गलतियों के साथ साथ कुसुम की अहमियत का भी अंदाजा हुआ था। दोनों भले ही जुड़वा बहनें थी, लेकिन उनके रिश्ते में ये जुड़ाव अब पहली बार आया था। इसी बात से सब कुछ बदल गया। सुमन ने अब अपने आप को बिल्कुल बदल लिया था। वो घर की जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ कुसुम का भी अच्छे से ध्यान रखती थी, क्योंकि अब वो कुसुम की जेठानी से उसकी बहन जो बन गई थी। बहू की छवि एक साफ सुथरी सी और सुंदर सी लड़की होती है, लेकिन अगर बहू हर समय अपना सिर खुजलाती रहे तो बेचारे ससुराल वालों पर क्या बीतेगी। ऐसा ही होता था स्वाति के ससुराल वालों के साथ, क्योंकि स्वाति के सर में था जुओं का बसेरा। तो चलिए देखते हैं जुओं वाली बहू। स्वाति हर समय अपना सिर खुजलाती रहती थी, जिसे देखकर उसकी माँ नीलम बहुत गुस्सा करती थी। हर समय सर खुजलाती रहना, तुझसे ये तो होता नहीं कि सर में जुओं वाला शैम्पू डाल के साफ कर ले।
अपने आलस के मारे तू हम सबके सर में भी जुओं का घर बना रही है। माँ की बात सुनकर स्वाति अपने कमरे में चली जाती है। स्वाति कॉलेज में पढ़ती थी और उसके सर में बहुत जुएं थी। वो अपने लंबे और घने बालों को सही तरह से नहीं रखती थी और ना ही उनकी अच्छे से देखभाल करती थी। घर हो या कॉलेज, उसके बगल में कोई नहीं बैठना चाहता था। शाम को सब लोग बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी स्वाति भी वहां आ जाती है और अपनी माँ नीलम के बगल में बैठ जाती है। तभी नीलम जोर से चिल्लाती है, ए स्वाति, चल दूर जाके बैठ मेरे से। लेकिन माँ क्यों? ऐसे बोल रही है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। तेरे सर में कितनी जुएं हैं, मेरे सर में भी आ जाएंगी। नीलम स्वाति को डांट ही रही थी कि स्वाति के पिता ऑफिस से वापस आ जाते हैं और नीलम से कहते हैं, स्वाति कहाँ है? कल स्वाति को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। स्वाति को अच्छे से तैयार कर देना। अपनी लाडली से तुम भी कहो कि अपने बालों को जरा अच्छे से साफ कर ले। अपने लाडली को खुद ही समझा लो कि अपने सर को अच्छे से साफ कर ले। अगर ऐसा ही रहा तो कोई रिश्ता नहीं देगा उसे। स्वाति अपनी माँ पापा की बात सुन रही थी। तभी उसने कहा, तुम चिंता मत करो माँ, मैं सुबह ही पार्लर जाकर अपने बालों को ठीक करवा लूंगी और अच्छे से हेयर ट्रीटमेंट ले लूंगी, जिससे मेरे बाल अच्छे दिखेंगे। जो करना है कर, लेकिन अगर जुओं की वजह से तेरी शादी ना हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दूसरे दिन स्वाति हेयर सैलून में जाती है और अच्छा सा शैम्पू और हेयर ट्रीटमेंट करवा कर वापिस आ जाती है। शाम को उसे देखने के लिए लड़के वाले आ जाते हैं। लड़के वालों को स्वाति बहुत पसंद आ जाती है और कुछ दिनों बाद स्वाति की शादी अरुण से हो जाती है। ससुराल में आते ही जैसे ही उसकी सास उसे कहती है, स्वाति बहू, अपने पैर से कलश को गिरा दे और घर के अंदर आ जा। स्वाति जैसे ही कलश को गिराने के लिए अपना एक पांव आगे बढ़ाती है, तभी उसके सर में बहुत खारिश होने लगती है और वो जुओं के कारण अपना सर खिंचाने लगती है, जिस कारण स्वाति का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिर जाती है। अरे क्या हुआ बहू, तो गिर कैसे गई? स्वाति का पति अरुण उसे उठाता है और खड़ा करता है। तभी स्वाति की ननद रिमझिम अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, भाभी के सर में खुजली हो रही थी, तभी भाभी गिर गई। कहीं भाभी के सर में जुएं तो नहीं? अरे नहीं नहीं, मेरे सर में जुएं नहीं है। लेकिन तभी स्वाति की सासू माँ की नजर स्वाति के घूंघट पर जाती है। उसके घूंघट पर जुएं चल रही थी। रिमझिम तो बिल्कुल सही कह रही थी, बहू के सर में तो इतनी जुएं हैं कि वे घूंघट तक आ पहुंची। माँ, अब तो भाभी हम सबका भी जुओं का प्रसाद बांट देगी। तो चिंता मत कर, मैं इसके बालों में जुएं मारने की दवाई डाल दूंगी। अगर आप दोनों का जुओं का प्राण खत्म हो गया हो तो क्या अब हम घर में अंदर आ सकते हैं? हाँ बेटा, अब तुम घर में अंदर आ सकते हो। घर में आने के बाद स्वाति और अरुण आराम करने लगते हैं। दोनों आराम करने लगे। स्वाति को तो फौरन नींद आ जाती है, लेकिन स्वाति के बगल में सोने के कारण जुएं अरुण के सर में चली जाती हैं और वो रात भर अपना सिर खुजलाता रह गया। दूसरे दिन स्वाति सुबह उठ जाती है, लेकिन अरुण की नींद नहीं खुलती। अरुण की माँ उसे उठाने के लिए जाती है। अरे बेटा अरुण, उठ जा बेटा, दिन निकल आया है। पूरे दिन सोता ही रहेगा क्या? सोने दो अम्मा, मैं रात भर नहीं सोया। रात भर मेरे सर में खुजली होती रही और मैं अपना सर खुजाता रहा। अहे भगवान, अब तो जुओं वाली बहू ले आए। अब तो उसके सर की जुएं मेरे परिवार में आ जाएंगी और हम सबकी रातों की नींद भी खराब हो जाएगी। मंजू जुएं मारने वाली दवाई लेकर आती है और स्वाति को कहती है, स्वाति बहू, ये जुओं की दवाई अपने सर में लगा ले और सुबह उठकर शैम्पू कर लेना, तेरी जुएं गायब हो जाएंगी। लेकिन माँ जी, मैं रात भर ये दवाई लगाकर सर में नहीं रख सकती। मेरे बालों में बहुत खारिश होती है इस दवाई को लगाकर। अरे स्वाति बहू, जान तो होगी, लेकिन इससे तेरे सर की जुएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन स्वाति अपनी सास से नजर बचाकर वो दवाई कूड़े में गिरा देती है और अपनी सास से झूठ बोलती है कि उसने वो दवाई लगा ली है। कुछ दिनों के बाद स्वाति के ससुराल में कुछ मेहमान आने वाले थे। बहू, बरेली वाले चाचा चाची और मौसा मौसी आ रहे हैं, वो सब यही खाना खाएंगे। तू कुछ अच्छा सा खाने को बना लेना। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं उनके लिए बढ़िया से अच्छे अच्छे खाने बनाऊंगी। दूसरे दिन स्वाति रसोई में जाकर मेहमानों के लिए बढ़िया से पकवान बनाने की तैयारी करने लगती है, लेकिन तभी उसके सर में बहुत खुजली होने लगती है और वो सर खुजाने लगती है। स्वाति इसी तरह सर खुजलाते हुए सारा आटा अपने सर पर लगा लेती है और ऐसे ही सर खुजाते खुजाते सारे खाने बनाती है। सारे मेहमान घर में आ जाते हैं और उसकी सास स्वाति से कहती है, स्वाति बहू, सारे रिश्तेदार आ गए हैं, तू आके सबसे मिल ले और सर पर घूंघट रख कर आना। जी माँ जी, अभी आती हूँ। सर पर घूंघट तो रखना ही पड़ेगा, वरना सारे लोग मेरे सर की जुएं देख लेंगे। स्वाति मन ही मन में सोचने लगती है, बाहर कैसे जाऊं, मेरे सर की जुएं तो बहुत काट रही हैं। उफ, ओहो, कितनी खुजली हो रही है मेरे सर में।
सबके सामने अपना सर भी नहीं खुजा सकती, लेकिन जाना तो पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद स्वाति अपने सर पर घूंघट रख के ड्राइंग रूम में आ जाती है और सभी रिश्तेदारों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है कि तभी स्वाति के सिर से उसका घूंघट थोड़ा सा सिरक जाता है और उसकी चाची सास उसके सर में जुएं चलते हुए देख लेती है। वो बहुत जोर से चीखती है, ए बाहू, तू पीछे हट, तेरे सर में जुएं हैं। तेरे सर के जुएं तो हमारे सर में भी आ जाएंगे, चल दूर हट। तभी स्वाति की चाची सास को उसके सर में लगा आटा और बेसन भी दिखाई दे जाता है। अरे हाय, इसने तो खाना बनाते हुए भी खुजाया होगा अपना सर और वही हाथ दोबारा से खाने में डाले होंगे। इसके बालों में आटा और बेसन अभी भी लगा हुआ है। मंजू, अपनी बहू को थोड़ा साफ सुथरा रहना सिखा दो। जब इसके सर से जुआ चली जाए तो हमें बुलाना। इतनी गंदी बहू। हाँ, तेरी बहू रिश्तेदारों का क्या स्वागत करेगी? वो तो अपने सर में जुओं के रिश्तेदारों को बुलाए बैठी है। जिससे स्वाति के ससुराल वाले बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वरुण बेटा, स्वाति बहू को इसके मायके ले जा और जब तक इसकी जुआ ठीक ना हो इसे यहाँ ना लेकर आना। और तू सुन स्वाति बहू, अब तू जब ही कदम रखेगी इस घर में जब तेरी सर की जुआ खत्म हो जाएंगी। माँ, मेरा तो मन है कि इसे तलाक ही दे दूं। जब से शादी हुई है मैं रातों को सो नहीं पाता, बस अपना सर ही खुजाता रहता हूँ। तलाक की बात सुनकर स्वाति के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। अरुण जी, आप मुझे इतनी छोटी सी बात पर तलाक दे देंगे? बात तो छोटी सी है, लेकिन आज इसी छोटी सी बात के कारण रिश्तेदारों के सामने हमारी बहुत बेइज्जती हुई है। इससे पहले हमारे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि दूर के आए रिश्तेदार खाना खाए बगैर ही घर से चले गए हों। अब बातें मत करो और अपना सामान पैक करो। बेचारी स्वाति को जुओं के कारण बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ रही थी। वो अपना सामान पैक करती है और अरुण उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। गाड़ी में भी अरुण अब उसके साथ नहीं बैठता। उसके बाद स्वाति अपने मायके आ जाती है और अरुण उसे घर से बाहर से ही छोड़कर चला जाता है। स्वाति को सामान के साथ आए हुए उसकी माँ से कहती है, अरे स्वाति, तू सामान लेकर अकेले क्यों आई है? दामाद जी नहीं आए? माँ, वो तो चले गए। क्यों चले गए? तूने उन्हें रोका नहीं? माँ, वो मुझे गुस्से में छोड़कर गई है। वो मुझसे बहुत नाराज है। मैं क्या करूँ? इतना कहकर स्वाति रोने लगती है और अपनी माँ को गले लगाने के लिए आगे बढ़ती है। दूर हट, मेरे पास मत आना, तेरे सर में बहुत जुएं हैं, मुझे तेरे जुएं नहीं चाहिए। माँ, अब तुम भी मेरे साथ ऐसा करोगी? पहले ये बता, तूने ऐसा क्या कर दिया कि दामाद जी इतना गुस्से होकर तुझे घर छोड़ने आ गए? स्वाति ने सारी बात अपनी माँ नीलम को बताई। ये सब सुनकर उसकी माँ कहती है, क्या? मैं तो पहले ही कहती थी तू सर में जुओं वाली दवाई डाला कर, पर तू सुनती कहाँ है मेरी। देख स्वाति, अगर जुओं की वजह से तेरी शादी टूटी तो मैं तुझे इस घर से भी निकाल दूंगी। अपनी माँ की बात सुनकर स्वाति फूट फूट कर रोने लगती है और मन ही मन सोचने लगती है, इन जुओं के कारण मेरी जिंदगी कितनी बुरी हो गई है। मुझे हर हाल में इन जुओं को खत्म करना है। स्वाति अपने आंसू पोंछती है और उसी समय मेडिकल स्टोर जाती है और जुए मारने की दवाई लेकर आती है। अब स्वाति रोज रात को सोने से पहले जुए मारने वाली दवाई अपने सर में लगाकर सोती और दूसरे दिन शैम्पू करती। उसने जुए मारने वाली कंघी भी खरीदी और जुए निकालकर खुद मारती। इस तरह 1 महीने तक स्वाति ने अपने सर से जुओं को भगाने के लिए बहुत मेहनत की। 1 महीने के बाद स्वाति के सर से सारी जुएं चली गई थी। उसने अपने पति अरुण को फोन करके ये बात सुनाई और उसके पति ने कहा, अरे वाह, ऐसा है तो मैं तुम्हें कल ही लेने आता हूँ। और दूसरे दिन स्वाति अपने पति अरुण के साथ अपने ससुराल जीती है और इस तरह वो जुओं से छुटकारा पाकर अपनी जिंदगी में कुशल मंगल हो जाती है।